आ गया वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार। तो फाइनल होने जा रहा है दुबई में। इस वक्त अगर कहा जाए कि दो बेस्ट टीम्स हैं तो वो इंडिया और न्यूजीलैंड है, स्पेशली इस फॉर्मेट में। वैसे तो ऑल फॉर्मेट्स में ही इनका आपस में चलता रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। तो इंडिया और जो ये न्यूजीलैंड का फाइनल होगा उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डिवाइन सिंह हैं। और डिवाइन बहुत अच्छा जो है वो नजर रखते हैं ना सिर्फ इंडियन क्रिकेट पर बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट पर। तो शुरू करते हैं बात सबसे पहले विराट कोहली के इस फिनोमेना पे। बहुत ज़्यादा नज़रें होंगी इन पर, लेकिन इन द रीसेंट पास्ट न्यूज़ीलैंड के खिलाफ विराट की कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं हुए। जी, आप कह सकते हैं क्योंकि न्यूज़ीलैंड एक ऐसी टीम है, बहुत मेथोडिकल टीम है, अच्छे प्लान्स को लेकर आती है हमेशा, तो उस लिहाज से एक ऐसी टीम है जो ख स्पेशली इंडियन टॉप ऑर्डर को कई बार हर फॉर्मेट में काफ़ी परेशान कर चुकी है। बट जैसे फॉर्म में चल रहे हैं विराट कोहली, यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड आउट ऑफ हिम इन द फाइनल। और मुझे लगता है वो ऐसे खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी हैं कि हिसाब रखना जानते हैं, तो उनको हिसाब बराबर भी करना है। पिछले मैच में बहुत सस्ते में निपटाया था न्यूज़ीलैंड ने। आई थिंक फाइनल में ही विल बी एक्स्ट्रा मोटिवेटेड टू डू वेल। और एक और फैक्टर है कि ये जो दुबई की विकेट्स हैं, दोज़ हैव सूटेड हिज स्टाइल ऑफ क्रिकेट ग्रेटली, क्योंकि उन्हें बड़े शॉट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं, स्पेशली व्हेन इंडिया हैव बीन चेजिंग। सो दैट्स अनदर की थिंग, दैट अगर फाइनल में इंडिया चेज़ करे एंड इफ इट्स होपफुली नॉट अ वेरी बिग स्कोर, then we'll again see typical Virat Kohli innings where he'll find the gaps, he'll pick the ones and twos, a lot like say a Javed Miandad or a Dean Jones used to do in their prime. बहुत ज़्यादा boundaries नहीं, but he'll run the opposition racket. व्हाट अबाउट रोहित शर्मा? वो रन्स में नहीं है अभी इधर, जिस तरह के रन्स आप एसोसिएट करते हैं। बट क्योंकि आपके ज़रिए भी कुछ हमें इल्म हुआ और बाकी भी हमारे सोर्सेज़ भी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है, और लॉजिकली भी अगर आप सोचें तो रोहित शर्मा एज़ दैट इज़ एट दैट पिनेकल ऑफ हिज़ करियर इन दैट फॉर्मेट एज़ वेल, नॉट दैट लॉन्ग अगो जो है उन्होंने टी20 को छोड़ा है और एक ऐसे तरीके से जो एक ड्रीम इख्तिताम हो सकता है। नॉट एवरीबॉडी वुड गेट सच क्लोज टू देयर करियर। तो ये बड़ा नादिर मौका होगा, रोहित के पास भी एक एक्स्ट्रा जो है वो पुश होगा कि वो इधर आगे आके परफॉर्म करें और यहाँ पे इस कप को उठाएं और ही सेज गुड बाय ऑन अ वेरी हैप्पी नोट। एब्सोल्युटली। और रोहित की ये बात है कि देखिए उनके शायद बड़े स्कोर्स नहीं आए हैं, ऑल्दो नॉट लॉन्ग अगो इन दैट सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड उन्होंने एक सेंचुरी भी लगाई थी। बट ये बात तो है कि वो लगभग 1 डेढ़ साल से जिस तरीके से खेल रहे हैं, दैट हैज़ बीन अ वेरी पॉजिटिव एग्जांपल। अब वो क्यों उसे बड़े स्कोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं? मे बी देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ आल्सो दैट एजिंग फैक्टर, द फैक्ट दैट हिज रिफ्लेक्सेस आरंट व्हाट दे यूज्ड टू बी। कुछ हद तक आप थोड़ा-सा एक नीडल पॉइंट कर सकते हैं कि उनका फिटनेस भी शायद उस तरीके का नहीं है जो प्राइम रोहित शर्मा का था। बट ही स्टिल डज़ द वर्क। ही काफ़ी सारा अच्छा डैमेज करके जाते हैं पावर प्ले में। और इनफैक्ट इंडिया हैज़ बीन दैट डोमिनेंट इन दिस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सिंपली बिकॉज़ दे हैव सेट द बॉल रोलिंग इन अ वेरी गुड फैशन इन द पावर प्लेस। हर पावर प्ले में बहुत तेज़ रन बनाए, तेज़ तर्रार रन बनाए, एक्सेप्ट फॉर द मैच अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड। तो वही है कि इफ देयर इज़ वन टीम व्हिच कैन गिव देम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इट इज़ न्यूज़ीलैंड एंड दैट्स व्हाई दिस प्रॉमिसेस टू बी प्रोबब्ली अ ग्रेट ग्रेट कॉन्टेस्ट ऑफ फाइनल। या दो हैवीवेट्स के होते हुए ना वैसे तीसरा जिक्र कम ही होता है, लेकिन जैसे शुभमन गिल ने भी राइज अप किया इन द रैंक्स और जो ओवरऑल बैटिंग है इंडिया की उस बारे में बात कर लें। इंडिया बैट्स डीप, नॉट मेनी विल रियलाइज आई गेस। जब आप उसको देखते हैं तो आपको समाओ पहले ही शामी नजर आ जाएंगे या वरुण नजर आ जाएंगे, लेकिन उसके अलावा आप देखिए तो बड़ी ही खतरनाक बैटिंग डेप्थ है जो कि इस फॉर्मेट में बहुत आइडियल हो सकती है। आपके देखें समबडी लाइक हार्दिक पांड्या और अक्सर एंड जाडेजा हु कैन प्ले इवन एज अ बॉलर और अ बैट्समैन बोथ, दोनों यानी वो इतने अच्छे इन दिस दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम बात करेंगे तो बहुत ज्यादा बैटिंग डेप्थ है। एंड देन केएल राहुल का जो है कमिंग आउट ऑफ एन एज और साथ अय्यर का स्पिन खेलना उस काबिलियत के साथ इंडिया को सिर्फ इन दोनों पे रिलाई नहीं इंडिया करेगा। दे हैव गेल, दे हैव केएल, दे हैव अय्यर, दे हैव जाडेजा एंड हार्दिक, और फिर अक्सर इज देयर और अक्सर कैन चेंज द गेम। बॉलिंग तो तगड़ी है न्यूजीलैंड की, लेकिन वो भी जो है वो स्ट्रगल करेंगे इंडिया के अगेंस्ट। उनको जल्दी जो है अगर ऊपर वो विकेट्स ले भी लेते हैं वो कहीं इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। एब्सोल्युटली बासत। अगर आप देखें जो इंडियन टीम की कोर है वो बहुत ज़्यादा नहीं बदली है 2023 वनडे वर्ल्ड कप से। उसमें एक फ़र्क था कि शुरुआत में इंडिया वर प्लेइंग विद हार्दिक पांड्या टिल ही गॉट इंजर्ड आई थिंक इन द गेम अगेंस्ट बांग्लादेश। तो उसके बाद मोहम्मद शमी केम इनटू द 11। तो उससे 2 फ़र्क पड़े। एक तो एक स्पेशलिस्ट बॉलर आ गया एंड ही परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली राइट थ्रू द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन इंडियन बैटिंग जो थी थोड़ी-सी हल्की रह गई थी वर्ल्ड कप में। सो वी सॉ दैट इन मोस्ट गेम्स नंबर 7 के बाद कोई बैटिंग नहीं रहती थी। उसके बावजूद बहुत अच्छा किया था बैटर्स ने एंड व्हिच इज़ व्हाई दे हैड सच अ ग्रेट वर्ल्ड कप अपार्ट फ्रॉम द फाइनल। बट इस टीम में ये फ़र्क है कि दे बैट स्लाइटली डीपर एज़ यू राइटली मेंशन्ड। 3 स्पेशलिस्ट ऑल-राउंडर्स के साथ टीम जा ही रही है। एंड द गुड थिंग हैज़ बीन दैट रोहित एंड द मैनेजमेंट हैज़ कंसिडर्ड ऑल 3 टू बी ऑल-राउंडर्स। ये नहीं कह रहे कि हम 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं या 3 पेसर्स के साथ जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम 3 ऑल-राउंडर्स एंड इट्स अ फेयर कॉल। अक्षर पटेल को जो नंबर 5 पे खिला रहे हैं,
इट हेल्प्स द टीम ऑन टू फ्रंट्स। एक तो वो लेफ्ट हैंडेड बैटर बीच में आ जाते हैं एंड दैट ब्रेक्स अप द रिदम, क्योंकि नॉर्मली उस पोजीशन पर ऋषभ पंत बैटिंग करते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज ही अटैक्स द स्पिन। वो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अग्रेसिवली खेलते हैं और हर ऑपोजिशन में हमने देखा है कि एक या दो ऐसे स्पिनर्स होते हैं हु टेंड टू टेक द बॉल अवे फ्रॉम द राइट हैंडर्स, या तो लेग ब्रेक बॉलर या लेफ्ट आर्म स्पिनर। तो उनको खेलने के लिए बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, ये रविंद्र काफी जाडेजा कुछ प्रोवाइड्स दैट लिटिल इंश्योरेंस एंड ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या भी हैं। जी हाँ, बोलिए। ये डिफाई करते हैं उनको देखा जाए तो वो सामने से जब नजर आते हैं कि वो इस तरह से टेक ऑन कर सकेंगे तो वो लगता नहीं है, लेकिन जैसे वो अटैक करते हैं तो इतना ज्यादा क्लीन हिट होता है उनका कि मुश्किल से ही वो मिस करता है अपने टारगेट को। वेरी 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 अंडररेटेड प्लेयर ओवरऑल अगर आप बात करें तो अभी तक उसमें नहीं आप बात करेंगे कैटेगरी में, बट ही इज राइट अप देयर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। ही इज वेरी गुड। और अगर आपको याद होगा कि इससे पिछला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल हुआ था 2023 तक का, तो उसमें उन्होंने काफी सारे मैचेस इंडिया को जिताए भी थे इन टेस्ट क्रिकेट एंड स्पेशली लोअर डाउन द ऑर्डर। सम ऑफ हिज पार्टनरशिप स्पेशली इन दैट सीरीज आई थिंक इंग्लैंड अगेंस्ट सीरीज, ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया का जो इंग्लैंड सीरीज सीरीज में, या 2023 में, उसमें उन्होंने बढ़िया बैटिंग की थी। ऑफ कोर्स हाँ, 2024 में भी काफी अच्छा खेले थे एंड लेटली ही जस्ट फाउंड हिमसेल्फ आउट ऑफ फेवर अगेन बिकॉज इन दैट फॉर्मेट रोहित एंड विराट वर स्ट्रगलिंग अ लिटिल बिट। तो वहां पे इंडिया को एक ऑलराउंडर ड्रॉप करना पड़ा था, प्लस दे वेंट एंड प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया। Varna, I think if he had continued playing in the series in New Zealand, there's every chance that he would have still continued to come up with those impressive little contributions. तो मेरे हिसाब से he's really a genuine all-rounder और बहुत अच्छे बैटर हैं। उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई है क्योंकि नंबर 5 is a very critical role in one-day cricket, especially in the current format जहाँ पे मिडिल ओवर्स में एक और पावर प्ले रहता है जिसमें एक खिलाड़ी कम होता है दायरे के बाहर। So that's when you need to cash in, and you need a guy like Akshar Patel who can clear the boundaries and hit boundaries at ease in the middle overs. क्योंकि उससे अगर आप देखें what has been common to both New Zealand and India, middle overs में इन्होंने गेम को बहुत sort of dynamic रखा है। पिछले मुकाबले में आपने देखा in the semi-final, Rachin Ravindra and Kane Williamson, the beautiful way that they batted, लगभग हर ओवर में 10 रन करके आ रहे थे। तो कभी उन्होंने साउथ अफ्रीका को कोई प्रेशर बॉल के साथ एक्सर्ट करने ही नहीं दिया। बॉलिंग की बात करते हैं इंडिया की तो उसमें हम मोहम्मद शामी को देखते हैं। मोहम्मद शामी अगर हम देखें उनको ओवरऑल तो उस लिस्ट में आ रहे हैं जिसमें वकार यूनिस, मिचेल स्टार्क, सकलैन मुश्ताक जैसे ऑल टाइम ग्रेट ओडीआई बॉलर्स हैं। तो जो कभी कभी वही बात हमारी नज़र के सामने कुछ होता है तो हम उसकी उस वक्त तक कदर नहीं करते जब तक वो चीज़ हमसे दूर नहीं हो जाती है। तो मोहम्मद शामी का भी ऐसे ही है, परहैप्स काफ़ी ज़्यादा जो है उनको बुमराह की वजह से शायद अंडर शेडो रहना पड़ता है, लेकिन खासतौर पे ओडीआई में तो बहुत ही ज्यादा गन बॉलर हैं। He's a fantastic bowler. I think कभी-कभी हम ये भूल जाते हैं कि in a way he's the only specialist in this team क्योंकि पहले उनकी बैटिंग काफी अच्छी हुआ करती थी but that has declined. फील्डिंग में हमेशा थोड़े से कमजोर रहे हैं because he's not the fittest around in that sense. But purely as a specialist bowler, I think he's probably India's best all format bowler. And along with Jasprit Bumrah, he's got that same caliber in terms of wicket taking. तो जी हाँ, बिल्कुल सेमीफाइनल में उनकी गेंदबाजी बहुत बढ़िया थी। इनफैक्ट कमेंट्री में मैंने ये कहा था कि सुर्खियां मतलब हेडलाइंस तो जरूर बटोरेंगे विराट कोहली, लेकिन काफी सारे और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी बहुत बढ़िया थे। इट वाज अ ट्रू टीम एफर्ट। शमी 3 for 48, Varun Chakravarti 2 for 49, I think. So two bowlers combining and giving less than 100 runs across their 20 overs and picking up 5 wickets on pretty decent batting conditions against Australia. Outstanding effort. फिर वो श्रेयस वी अय्यर की थिंक फील्डिंग, दैट डायरेक्ट थ्रो टू गेट एलेक्स कैरी आउट, दैट हेल्प रिड्यूस द टारगेट बाय अबाउट 20-25 रन्स। तो बहुत मेथोडिकल और बहुत प्रोफेशनल परफॉर्मेंसेस रहे इंडिया के इस टूर्नामेंट हम्म। इससे पहले हम न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर थोड़ी सी बात करें और ओवरऑल गेम प्लान की। ये बताइए कि वरुण को आप समझते हैं डिकोड कर पाएगी न्यूजीलैंड, जो कि अभी तक स्पिन को कदरे बेहतर खेलते आए हैं और उनको इस दफ़ा फाइनली एज मिला है कि वो एक ऐसी टीम होंगे जो दुबई में चाहे उनको अभी ट्रैवल करना पड़ा है लेकिन स्टिल गेम खेल के गए हैं एंड दे हैव दिस। वो नहीं है कि एक गेम वो हारे जरूर हैं चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया से, बट उन्होंने उनको जो सीरीज हराई है उसके बाद ये वही यूनिट है, मोर और लेस सेम प्लेयर्स। तो उनमें ये कॉन्फिडेंस होगा कि दे कैन डू इट। वरुण को कैसे ये आप समझते हैं कि टैकल कर पाएंगे बेहतर? आई थिंक यही गेम डिसाइड होगा क्योंकि अगर आप देखें ऑन पेपर दोनों टीम्स में बहुत ज्यादा फासला नहीं है। न्यूजीलैंड की भी बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप है, ऑल्दो आई थिंक बैटिंग में भी इंडिया का डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है। और ये भी भूलना नहीं चाहिए कि स्पिन अटैक्स भी दोनों टीम्स के बहुत अच्छे हैं। लेकिन दो सवाल आ जाते हैं कि एक तो स्पिन अटैक्स की क्वालिटी कैसी है और दूसरा, ठीक जो आपने सही वर्ड यूज किया, टैकल, बैटर्स टैकल कैसे करते हैं। क्योंकि इंडियन बैटर्स का एक फायदा है कि अनलेस इट्स वेरी badly turning wicket जो एक दो बार देखने को मिली है दुबई में, तो अगर ऐसा हो then it will bring the qualities of the two teams a little further close together. But if it's more or less an even surface like the one we saw in the semi-final, तो भारत के लिए definitely advantage है क्योंकि the Indian batters I think know how to make the most of spin overs. मतलब वो बहुत अतिरिक्त extra risk नहीं लेंगे। They'll look to maybe go at about 5 runs per over against the spinners and they'll try not to over attack.
तो वहीं पे गेम डिसाइड होगा कि न्यूजीलैंड कैसे खेलती है वरुण को, एंड ही इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर. तो आई थिंक वन एक्सपीरियंस इज प्रोबेबली नॉट इनफ, बट I would trust the New Zealand, think tank, the way that they approach the game, to be very methodical. तो वो कोशिश करेंगे maybe to try and nullify Varun as much as possible, because in that previous match maybe थोड़ा सा two minds में रह गए थे, attack करें, defend करें, क्योंकि सामने एक target भी था, तो that also made it a little difficult. तो काफी सारे factors रहेंगे. I think New Zealand, again, much like they did in the semi-final, they might want to prefer batting first, and being a final, it will put a little bit of extra pressure, but that will also be quite ideal for India, क्योंकि India भी chase करना पसंद करती है. So I think we are looking at a pretty decent matchup between the two teams. Do you think Conway will find a way back in the side, especially आपने अगर वरुण को दिमाग में रखना है और उसमें वो फायदेमंद साबित हो सकते हैं? It's a interesting one, and I think हमने ये भी हमारे जो डिस्क्रिप्टिव कमेंट्री हम यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स के लिए कर रहे हैं, हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअली अगर आप देखें कागज पर तो न्यूजीलैंड कितनी स्ट्रांग टीम है उसका अंदाजा इससे भी लगता है कि they can afford to drop a player like Devon Conway, who would walk into most 11s. If you give him on a trade to any of the other national teams, उन्हें खुशी-खुशी ले लेंगे शायद बाकी सारी teams. But I think one thing which goes in favor of Will Young is that he also provides a right-left combination at the top of the order. And Conway hasn't really been बहुत अच्छे फॉर्म में है, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि even in that tri series it wasn't like he was rolling off big scores. तो मुश्किल है. एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन अनलेस कोई मल्टी डायमेंशनल स्किल अगर लेके आ रहे होते तो जरूर शायद सिलेक्ट होते. Obviously, Rachin Ravindra won't be disturbed, and the rest of the batting also picks itself. Daryl Mitchell has such a great record against India. तो मुझे लगता है कि more or less एक ही टीम लेके जाएंगे. मैट हेनरी के फिटनेस पर शायद सवालिया निशान हो, तो शायद एक चेंज वहीं पे हो सकती है, और वो अगर हो तो देखना पड़ेगा कि वो किन को लाएंगे. Whether they're going for an extra batter, I'm not sure, but हाँ, मतलब ये भी एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स और माइकल ब्रेसवेल तो हैं ही आपके स्पिनर्स, तो मे बी दैट वुड बी समथिंग दैट दे कुड लुक एट. क्लासन से एक्सपेक्टेशंस थे, बट उन्होंने फ्लोर कर दिया अपने उस चांस को उधर. हम विलियमसन के बारे में भी सेम कह सकते हैं, क्योंकि देखें विलियमसन ने भी कई इस तरह के बड़े गेम खेले, बट ही हैज एंडेड अप ऑन बीइंग ऑन द लूजिंग साइड. आपको लगता है कि कभी-कभी वो ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं, जाके अपने शेल में फंस जाते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि विलियमसन हैज़ अ वेरी डेफिनिट टेम्पो ऑफ प्लेइंग, तो कभी-कभी काबिलियत की भी बात होती है, और ऐसी बात नहीं है. उनका मतलब टी20 करियर भी काफ़ी अच्छा रहा है, बढ़िया कुछ इनिंग्स उन्होंने खेली ज़रूर है, बट ही इज़ एट हिज बेस्ट व्हेन ही काइंड ऑफ प्लेज दैट एंकर रोल, जो कभी-कभी हम थोड़ा-सा उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, या आई थिंक टी20 इन पर्टिकुलर वो उसको थोड़ा-सा आउटडेट कर चुकी है, लेकिन वनडे क्रिकेट में अभी भी वो एंकर की ज़रूरत है. तो उसके लिए आई थिंक परफेक्टली सूटेड है. और अगर आप उनके पिछले 2 इनिंग्स देखें, थोड़ी-सी कॉन्ट्रास्टिंग लेकिन बड़े स्कोर्स. इंडिया के अगेंस्ट आई थिंक 120 गेंदों पर उन्होंने 81 बनाए, एंड देन ही स्विच्ड अप अ गियर इन द सेमीफाइनल्स वेयर ही स्कोर्ड एट मोर देन अ रन अ बॉल इन स्कोरिंग अ सेंचुरी. तो ऐसा नहीं है कि बहुत धीमा खेलते हैं, लेकिन हाँ, उनका जो स्टाइल है वो बहुत अनअज्यूमिंग है, एंड आई थिंक ही इज वेरी क्लेवर एट व्हाट ही डज, क्योंकि वो स्ट्राइक रोटेशन करते हैं, वो थर्ड की दिशा में वो टैप करके जो सिंगल ले लेते हैं कभी भी अगर प्रेशर हो जाता है. बट एनी टाइम ही सीज मेजर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, वो छोड़ते नहीं है, तो फोर्स भी उनके बल्ले से आते ही है. तो यही बात है कि मिडिल ओवर्स के जो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से वो उसको ऑर्केस्ट्रेट करते हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है न्यूजीलैंड के लिए, एंड आई एम श्योर ही विल बी लुकिंग टू डू द सेम इन द फाइनल एज़ वेल. हमने इंडिया और न्यूजीलैंड को उससे पहले भी बोला कि दो मजबूत टीम्स हैं फॉर मेनी रीजंस. ऑब्वियसली उसमें से एक बड़ा फैक्टर उनकी ऑलराउंड क्वालिटी ऑलराउंड का टीम में होना है. बड़े इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं अगर आप मिचेल सैंटनर को देखें, जब से उनके पास कप्तानी गई है. एक्चुअली देखा जाए तो जैसे पहले डेनियल वेटोरी थे, और उनको नॉट मैच फॉर मैच, बट आप ना करते हुए भी उनको कंपेयर करते हैं. एंड आई थिंक इफ यू से के एज अ सुपीरियर प्लेयर इन सम एस्पेक्ट्स, तो वो गलत नहीं होगा. उनके नंबर्स बिल्कुल भी नहीं बताते कि वो इतने बढ़िया प्लेयर हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट लेके आए हैं, और पहले ही अपने बड़े टूर्नामेंट में इतना टीम को आगे ले आना, उस तरह से लीड फ्रॉम द फ्रंट करना, प्रेशर नहीं लेते हैं, और बॉलर बैट्समैन पे भी अपना एक प्रेशर रखते हैं. एज अ बैट्समैन भी वो काफी ज्यादा जो है उनकी, वो हम नहीं करते जब कुछ बना रहे हो, बात कर रहे हो, लेकिन ऑन हिज डे ही कैन डू एनीथिंग. तो आई थिंक न्यूजीलैंड के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एंड इफ सैंटनर कैन win this tournament for New Zealand, let's assume, तो आई थिंक ये ना सिर्फ न्यूजीलैंड बल्कि सेंटनर को भी एज अ यंग कैप्टन बहुत बड़ा पुश देगा, और आने वाले टाइम में न्यूजीलैंड को हम एक मेजर फोर्स समझेंगे, क्योंकि वो ऐसा कॉन्फिडेंस उनमें इंस्टिल कर पाएंगे. ओ एब्सोल्युटली. और ये बात भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कमेंट्री में कि हम जब ग्रेट न्यूजीलैंड कैप्टन्स की बात सोचते हैं, तो ऑब्वियसली मॉडर्न एरा में मार्टिन क्रो की बात होती है, स्टीवन फ्लेमिंग की बात होती है, ब्रेंडन मकलम की बात होती है, डैनियल वेटोरी की भी बात होती है. तो ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे कैप्टन्स रहे हैं, केन विलियमसन रहे हैं, बट 2 बहुत अंडररेटेड कैप्टन्स इस टीम में हैं. एक है टॉम लेथम और दूसरे हैं मिचेल सैंटनर. दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं,
बहुत प्रोफेशनल हैं, थोड़े से अंडर द रेडार फ्लाई करते हैं, जैसा कि आपने भी कहा। शायद फिगर्स में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन टॉम लेथम को भी अगर देखें, बहुत क्रूशियल इनिंग्स उन्होंने खेले हैं हर फॉर्मेट में। एंड कभी भी जब टीम क्राइसिस में होती है तब अपना बेस्ट देते हैं। और मिचेल सैंटनर भी वैसे ही है। अगर आप देखें, मुझे लगा कि द सेमीफाइनल प्रीटी मच वाज वन एक्चुअली बाय हिज स्पेल, बिकॉज इट वाज अ गुड बैटिंग ट्रैक। वो बाद में साबित भी हुआ, क्योंकि जैसे आपने कहा, डेविड मिलर लास्ट मैच स्टैंडिंग, 67 बॉल्स में 100 गेटिंग 100, सो दैट वाज प्रूफ दैट इट रियली वाज अ गुड बैटिंग ट्रैक। तो उसमें 50 रनों से जीत, इट डज लुक लाइक अ बिग मार्जिन, बट इन अ हाई स्कोरिंग गेम दैट्स रियली नॉट मैसिव। तो उनका जो बीच का स्पेल था एज कैप्टन, बिकॉज not only the fact that he was economical, but also the wickets, the quality of the wickets that he ripped out, and such intelligent bowling. क्लासन को गिराना, बबूमा जब अच्छा चल रहे थे उनको आउट करना, so that shows you the quality of that guy, and just completely put South Africa so far behind in the contest कि वहां से जो मिलर एंड में कर रहे थे, it was looking more and more like a formality. So I think that victory was pretty much down to what Santner did, as much as those hundreds and the partnership between Ravindra and Williamson. And I think he's led very well. बहुत अच्छी कप्तानी की है. Even in the match against India, he led very well in the field. उसके बाद, of course, they fell short, but that was more with the bat. With his batting, of course, there could be scope for better returns, but we must remember कि काफी lower down the order आते हैं. तो वो तब ऐसे situations होते हैं कि बल्ला थोड़ा चलाना ही पड़ता है. देखते हैं कि अगर कोई in the final, if there's a crisis and if he chooses to come in a little earlier, or if he has to come in a little earlier and handle the innings, तब कैसे खेलेंगे, वो एक थोड़ी सी अलग कड़ी चुनौती होगी. बट अदरवाइज आई थिंक आई एग्री विद यू दैट fantastic opportunity for a young captain, but more than a young captain, a very, very smart and mature cricketer. Yeah, last but not the least, Glenn Phillips, one of the most most sought out cricketers around. But exciting package लेके आता है with the ball as well, more than handy. Or with India playing a couple of left-handers in the middle, I think he'll be crucial. फिर with the bat as well, बहुत अच्छा है. उसकी फील्डिंग की वजह से तो वो होता ही नजर होती है उस पे कि he'll do something extraordinary, he'll get a wicket for you. जो बॉलर से ज्यादा आपकी फील्डिंग पे होती है. लेकिन एज अ बैट्समैन भी वी हैव सीन ग्लिम्पसेस ऑफ व्हाट ही कैन डू. हिज करियर एवरेज इज आल्सो इंप्रूविंग अलोंगसाइड 100 प्लस का तो उसका स्ट्राइक रेट है ओडीआई में. अब एवरेज भी 40 की तरफ जा रही है और मुस्तरद बैट्समैन है. क्वालिटी बैटिंग करता है वो. टेस्ट में भी हमने उसको देखा है. तो आई थिंक ये उस पे भी होगा. उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी न्यूजीलैंड के लिए बहुत अहम होने जा रही है. मुझे लगता है कि जिस तरह वो होता है ना आपका एक इम्पैक्ट प्लेयर कि यू सिंगल आउट सम प्लेयर्स, उसमें डैरल मिचेल के अलावा ये भी एक बंदा होगा जिस पे निगाहें होंगी कि ये खास क्या करता है इस बड़े गेम में. श्योर. और अभी रिसेंटली जो ट्राई सीरीज थी उसमें वो 100 भी सबको याद है, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान वर इन अ फेयरली गुड पोजीशन व्हेन ही केम इनटू बैट. तो मैं Yeah. ये देखना चाहूंगा कि वो कैसे, अगर क्राइसिस सिचुएशन में अगर उनकी बैटिंग आती है तो कैसा करते हैं, क्योंकि जो सेमीफाइनल था उसमें सब उम्मीद कर रहे थे कि नंबर 4 पर भेजा जाएगा फिलिप्स को, लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड प्लेड इट वेरी स्मार्टली बाय होल्डिंग हिम बैक. रेगुलर पोजीशन पे ही भेजा सबसे पहले मिचेल को, उसके बाद लेदम को भी भेजा, बिकॉज ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो जितने कम ओवर्स मिलेंगे उसमें और डेंजरस हो जाते हैं. तो फाइनल में ये देखना पड़ेगा कि इफ द इंडियन बॉलिंग क्लिक्स, देन ऑब्वियसली न्यूजीलैंड आर लाइकली टू लूज अ फ्यू विकेट्स अर्ली ऑन. तो तब अगर नंबर 5 या नंबर 6 पे मान लीजिए 30वें ओवर तक आ जाते हैं, तो उनका गेम कैसे बदलता है. अगेन अ लॉट विल डिपेंड ऑन द पिच, ऑन द टॉस, आई गेस, ऑन व्हाट बोथ टीम्स चूज टू डू. बट लाइक आई सेड बिफोर, मुझे लगता है कि शायद न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करना चाहेगी, शायद इंडिया विल आल्सो बी क्वाइट कंफर्टेबल विद चेजिंग. So all that considered, let's hope for a good, cricket wicket. And to be fair, Dubai has created some very good wickets this time around. कभी-कभी थोड़ी ज़्यादा excess spin हुई है, but nothing alarming. And quality batters have still been able to make runs on these pitches. Any prediction, anything you feel like gut feeling है ऐसी इंडिया के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होगी क्योंकि आई थिंक इंडियन फैंस हैव really felt bad after losing this final against Australia, not far away, far back. तो ये उनके लिए एक रिडेम्पशन हो जाएगी, स्पेशली बड़े खिलाड़ी हैं, somebody like रोहित एंड विराट, बिकॉज ये पाकिस्तान में तो और उल्टी गंगा बह रही है. वो हफीज बैठ के बोलते हैं भैया इन्होंने वसीम अकार ने तो पाकिस्तान को कुछ जिता के नहीं दिया. उस बारे में हम जरूर आपसे बात करना चाहेंगे, आपका टेक लेना चाहेंगे. तो ऐसा ये विराट तो खैर उस एक 11 का हिस्सा थे, लेकिन रोहित जरूर चाहेंगे कि वो भी उसको ओडीआई फॉर्मेट में भी अमर हो जाएं एमएस धोनी की तरह. देखिए, दोनों के पास बहुत बड़ा मौका है. लेट्स पुट ऑस्ट्रेलिया असाइड, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ज्यादा जीतती है, बट हमारे रीजन में ऐसे बहुत ही कम खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने व्हाइट बॉल में 3 ग्लोबल टूर्नामेंट्स जीते हों. तो एक रोहित हैं जिन्होंने 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जीता, फिर 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी और पिछले साल का टी20 वर्ल्ड कप जिसमें कैप्टन थे. एंड विराट कोहली हैज वन द 2011 वर्ल्ड कप, ही हैज वन द 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, एंड ही हैज वन द 2024 टी20 वर्ल्ड कप. रोहित के लिए और भी स्पेशल है बिकॉज इन अ सेंस इट विल बी अ थर्ड सक्सेसिव फाइनल एज व्हाइट बॉल कैप्टन. Missed out in the 2022 World Cup, which was his first major white ball event as India captain.
तो एक अमेजिंग कंसिस्टेंसी रही है. इनफैक्ट आई वाज जस्ट शेयरिंग ऑन अ ग्रुप विद सम ऑफ माय ओल्ड फ्रेंड्स दैट अगर आप 2013 से सारे रिकॉर्ड्स लें तो इंडिया हैज बीन मोर कंसिस्टेंट देन इवन ऑस्ट्रेलिया. Maybe not in terms of winning titles, but at least making the semis and finals, and particularly finals of almost every ICC event, including red ball में 2 ICC World Test Championship finals. तो आंकड़े भी बताते हैं कि this has been the most dominant team of this last decade and half or so. बहुत ज़्यादा मैचेस जीते हैं, बहुत ज़्यादा bilaterals particular बहुत बड़ी एक supremacy रही है, but obviously it's the titles which define it. So in that sense, it's an important part of their legacy, both of them, to win a 4th title. But मैं अभी भी that is one emotion of that whole thing. मैं अभी भी कहता हूँ कि this is more or less a 50-50 game. शायद हल्का सा एज इंडिया के पास है, बट वही है, हल्का है. इट्स आई थिंक 51-49. तो काफी कुछ ऑन द डे रहेगा. न्यूजीलैंड, that they will field well. That they will put their best into their bowling. But I think what will decide again is how they bat, especially in the middle overs against the Indian spinners. So वो अगर अच्छा करते हैं, then I see no reason why New Zealand cannot beat India. तो I think it's a very even contest. और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे हिसाब से दोनों ही टीमें थोड़ी बहुत क्लियर हैं कि उनको क्या करना है. So the toss should not be that much of a factor. अगर पिच थोड़ी सी स्लो डाउन करे, then it might become a little tougher for the team chasing. That's the only thing to watch out for. I think pitch देखने के बाद शायद थोड़ा बेहतर prediction किया जाएगा. Very well analyzed, like always, Divine. Thank you very much. And as you just said, titles do matter.